हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GME। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का ऑफ सिविक्स, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और क्यों वो डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन दिस चैप्टर विल फोकस ऑन द टॉपिक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है क्या, उसके बाद फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, उसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है, ठीक है, इसकी डेप्थ में हम जाएंगे। उसके बाद लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ये एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। अभी हम जानते हैं अच्छी तरह कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है दैट विथ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिनमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, पीपल, ठीक है। हम लोगों के पास सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू इलेक्ट द पीपल। हम लोग इलेक्ट करेंगे कि हमारी कंट्री में कौन गवर्न करेगा, ठीक है। तो एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल के पास राइट है लीडर सिलेक्ट करने का, एंड उसके बाद जो भी लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं वो फिर हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद हम जाएंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। हमारा फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेगा, हमारे इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। अगर हम इन सब का एक कंक्लूजन निकाले तो इसमें लिख रहा है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूलर इस्टेब्लिश हो गया था, कब, 1999 में, अक्टूबर 1999 में, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि वहां पे नवाज शरीफ की एक डेमोक्रेटिक पार्टी रूल कर रही थी, बट लेटर ऑन वहां पे मिलिट्री को गुस्सा आया फॉर सम रीजंस और वहां पे मिलिट्री टेक ओवर हो गया। और फिर मिलिट्री टेक ओवर होने के समय जो भी मिलिट्री के हेड थे उनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, और फिर इन्होंने क्या करा कि ये आ गए सामने और इन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि मैं हूँ यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव बताया। उसके बाद लेटर ऑन बाद में चलते हुए उन्होंने क्या कहा, बाद में कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को कंट्री का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब जब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करा उसके बाद 2002 में, चलो तब तो इन्होंने प्रेसिडेंट घोषित करा, दैट इज ओके। लेकिन 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड करवाया कंट्री में। रेफरेंडम का मतलब होता है जिसमें जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो भी लीडर है वो आकर जनता से किसी भी पॉलिटिकल इशू पे क्वेश्चन करता है और उससे फिर जनता की राय लेता है, ठीक है। आस्क एनी political question from political question from people, ठीक है। तो ऐसे ही परवेज मुशर्रफ आए और उन्होंने क्या करा, जनता के सामने जाकर एक रेफरेंडम हेल्ड करवाया और उस रेफरेंडम में उन्होंने पूछा कि क्या मैं 5 साल के लिए और अपना टेन्योर एक्सटेंड कर दूं। तो उसके बाद जो भी इनका रेफरेंडम था वो सब में उन सब में क्या आंसर निकल के आया कि हाँ दैट यू कैन एक्सटेंड योर टाइम टेन्योर। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो मीडिया ने क्या कहा आगे चलकर कि जो भी ये रेफरेंडम हुआ था ना, ये सब फ्रॉड तरीके से हुआ था और लोग नहीं चाहते थे इनको लीडर बनाना, ठीक है। उसके बाद 2002 में इन्होंने क्या करा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अमेंड कर दिया और उसमें प्रेसिडेंट की पावर एक्सटेंड कर दी। उसके बाद द प्रेसिडेंट हैड द पावर्स टू डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। अब द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब क्या हो रहा था, सिविलियन कैबिनेट थी, ठीक है। उस सिविलियन कैबिनेट को कौन गवर्न कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। मान लो देयर इज अ सिविलियन कैबिनेट, ठीक है, कि लोगों का एक कैबिनेट था और उसे कौन देख रहा है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है,
इसकी निगरानी कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी, ठीक है। और एनएससी में कौन से मेंबर्स हैं? एनएससी में मेंबर्स हैं मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जितने भी मेजर डिसीजंस है वो कौन ले रहा है, ठीक है। अब आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस तो हो रहे थे नॉर्मली। क्या लॉ था कि जितनी भी प्रेसिडेंट है ना वो प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है जब चाहे तब, प्रोविंशियल असेंबलीज को या नेशनल असेंबली को। अब उसके बाद जो भी सिविलियन कैबिनेट था उसको ऑलरेडी एनएससी सुपरवाइज कर रही थी और एनएससी में थे मिलिट्री मेंबर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स। अब उसके बाद इलेक्शन तो हो रहे थे उस कंट्री में नेशनल लेवल पर और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी। People may have elected their representative to national and provincial assemblies, but they not really the rulers. लोग जाके इलेक्ट तो कर रहे थे रूलर्स को, लेकिन वो एक्चुअली उनकी मर्जी के रूलर्स नहीं थे। जितने भी रूलर्स इलेक्ट हो रहे थे ना लेटर, उन्होंने किससे परमिशन चाहिए थी? उन्हें परमिशन चाहिए थी प्रेसिडेंट की। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस रेदर देन द फाइनल पावर इज रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। या तो कोई भी डिसीजन तब लिया जाएगा जब मीडिया अलाउ करेगी, सॉरी मिलिट्री अलाउ करेगी, या फिर तब लिया जाएगा जब जनरल परवेज मुशर्रफ खुद अलाउ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं तो डेमोक्रेसी तो नहीं है, नहीं है। तो पाकिस्तान में एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल रही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज फर्स्ट फीचर था हमारा दैट मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। उसके बाद सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, की जो इलेक्शन कॉम्पिटिशन है ना वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो। चाइना में अगर देखा जाए, चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। ये चीज याद रखना, नेशनल पीपल कांग्रेस है चाइना की पार्लियामेंट का नाम। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है ना नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि इस जो पार्लियामेंट है उसको राइट है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद जो नेशनल पीपल कांग्रेस है यहाँ पे 3000 लोग ऑलमोस्ट 3000 लोग बैठते हैं। उसके साथ साथ इनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो आर्मी से भी होते हैं, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी इलेक्शन करवाने से पहले ना यहाँ की एक पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये चीज याद रखना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बगैर कोई भी पार्टी इलेक्शंस में नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है। या तो उसके पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सेस हो या फिर इनसे परमिशन हो, या फिर इनकी 8 स्मॉलर पार्टीज जो और है उनकी परमिशन हो, ठीक है। इनकी परमिशन के बाद ही कोई भी पार्टी इनके अगेंस्ट में जा सकती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब मान लो कोई गवर्नमेंट अगेंस्ट में जा ही नहीं रही तो फिर कौन सी पार्टी रूल करेगी? एक ही पार्टी, क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। और कौन सी पार्टी रूल करेगी फिर? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट एक एक केस ये हो गया। सेकंड केस है मैक्सिको का। मैक्सिको होल्ड्स सिलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930 में और उसके बाद से अब तक, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई। 2000 तक, तब से लेकर 2000 तक कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती आ रही है? पीआरआई, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब इतने टाइम से यही पार्टी बार बार इलेक्शंस जीतती हुई आ रही है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट द इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। इसके अगेंस्ट में ऐसा तो है नहीं कि पार्टीज आई नहीं, पार्टीज आई और उन्होंने इलेक्शंस भी करे, लेकिन कभी भी वो पार्टी जीत नहीं पाई, ठीक है। क्यों? ऐसा कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना कि पीआरआई बार बार जीतती जा रही है। तो लेट मी टेल यू कि पीआरआई जो है वो कुछ ट्रिक्स का यूज करती थी, कुछ अनफेयर ट्रिक्स का यूज करती थी जिसकी वजह से वो बार बार जीत रही थी। वो ट्रिक्स क्या थी? जितनी भी पार्टी, जो भी पार्टी वो चल रही थी ना, वो ये कहती थी कि जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, वो सारे ही लोग हमारी पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पार्टी कहती थी कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो सारे अपने बच्चों को कन्वे करेंगे ये मैसेज कि जो वोटिंग है ना, आप किसको वोट दो? पीआरआई को। सारी वोट किसे जानी चाहिए? पीआरआई के पास। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविस्ट ऑफ द ओपोजिशनल पार्टीज, oppositional political parties except to criticize them। मीडिया को फोर्स किया जा रहा था कि आप क्या करोगे? अपोजिशन पार्टी को शो नहीं करोगे, आप सिर्फ अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करोगे, आप सिर्फ उनकी कमियां लोगों को बताओगे, ठीक है। हमारे बारे में कुछ अच्छा कहो मत कहो, लेकिन उसकी कमियां जरूर बताओ, ठीक है। तो मान लो अगर अपोजिशन पार्टी की कमियां बार बार सामने आएगी तो कौन देगा अपोजिशन पार्टी को वोट? कोई भी नहीं देगा। तो अपोजिशन पार्टी को एक फेयर चांस मिला ही नहीं कभी खड़े होने का। उसके बाद समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड। अब क्या किया जाता था, जब भी लोग वोट देने आ रहे हैं ना,
तो उनके पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे, और पोलिंग बूथ शिफ्ट करने की वजह से ना तो लोगों को पता होता था कि वो किसे वोट दे रहे हैं, और ना ही उनके पास एक अच्छी तरह लीडर्स होते थे कि वो उनको जाके इलेक्ट करे, ठीक है। तो कंफ्यूजन में रहते थे लोग भी, तो इस वजह से लीडर जीत ही नहीं पाते थे, जिनको वो वोट देना चाहते थे उन्हें वोट ही नहीं मिलते थे। उसके बाद अब PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। PRI जो है फिर उसने काफी सारा पैसा किस में खर्च करा, अपने कैंपेनिंग में, ठीक है। अब कैंपेनिंग में उन्होंने सारा पैसा खर्च करा और ये सब अनयूजुअल ट्रिक्स उन्होंने अप्लाई करी, तो इस वजह से PRI बार बार जीतती हुई आ रही थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन। अब आपने PRI के केस सुना, और उसके पहले आपने चाइना और मैक्सिको का केस सुना था, ठीक है। तो वो सब फीचर्स है डेमोक्रेसी के। अब ये जो PRI वाला केस था, इसमें क्या पढ़ा हमने कि फेयर एंड इलेक्टोरल कंपटीशन, कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ पे हमेशा फेयर और इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, लोग किसे वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टीज है, सब कुछ बताया जाना चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन किसी में भी नहीं बताया गया, ना तो चाइना में बताया जा रहा था, ना चाइना में चांसेस लोगों के पास चॉइसेस थी, और ना ही किसमें, ना ही मैक्सिको में थी, ठीक है। मैक्सिको में भी एक ही पार्टी थी जो बार बार रूल कर रही थी, बार बार जीत रही थी चीटिंग के तरीके से, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं हो रहे थे। थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, कि एक इंसान है, वो उसके पास वोटिंग का अधिकार है, तो उसकी वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी वोट की वैल्यू नहीं है। अब अंटिल 2000, अब अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, ठीक है, 2015 तक सऊदी अरेबिया में जितनी भी वुमेन थी ना, उनके पास कोई राइट नहीं था वोटिंग का। उसके बाद एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रखे थे कि वहाँ पे जितने भी रशियन लोग पढ़ते थे ना, रशियन माइनॉरिटी थी जो भी, उनको राइट ही नहीं था वोट देने का, ठीक है। उसके बाद फिजी की अगर हम बात करें, एक तो बात हो गई सऊदी अरेबिया की, उसके बाद एस्टोनिया की, थर्ड है फिजी की। जो फिजी है, वहाँ पे नॉन इंडियन फिजी जो थे और इंडियन फिजी जो थे, इन दोनों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। जो फिजी के नेटिव लोग हैं, उनको तो एकदम मतलब जो उनकी वोट है उनकी अलग वैल्यू दी जाती थी, और जो इंडियन फिजी है उनकी वोट की वैल्यू इतनी नहीं थी, ठीक है। नॉन फिजी जो थे उनको अच्छा समझा जाता था। मान लो अगर किसी को 2000 वोट दी गई है, ठीक है, और किसी को 2001 वोट मिली है, तो अगर देखा जाए तो किसे जीतना चाहिए, ये वाली पार्टी जीतनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। मान लो ज्यादा नेटिव लोगों ने, जो वहाँ के एक्चुअल में जो फिजियन है, उन्होंने ज्यादा वोट इसमें दिए, ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों की पार्टी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज्यादा इंडियन फिजी ने वोट दिया ना, तो फिर इस पार्टी को ऑफिशियल पार्टी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इस पार्टी की वोट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी जितनी नेटिव फिजीज को दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो भी पर्सन है ना, उसकी वोट की वैल्यू नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा वोट की वैल्यू होती है, ठीक है। वन वोट हैज वन वैल्यू। अब रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ये है हमारा रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये हमारा फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो ये कहती है कि हम कानून को माने, और दूसरी चीज जो भी राइट है, जितने भी लोगों के अधिकार है, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1980। जिम्बाब्वे कंट्री है, उनको फ्रीडम मिली 1980 में। उसके बाद जिम्बाब्वे में एक पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ठीक है। उसके बाद जब से ये पार्टी जीती, इसमें एक लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, और रॉबर्ट मुगाबे ही तब से इस पार्टी को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो 1980 से लेकर कब तक, हाँ 1980 से लेकर जब तक इनकी पार्टी 2017 तक किसने रूल करा यहाँ पे, रॉबर्ट मुगाबे ने। रॉबर्ट प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ही आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। प्रेसिडेंट मुगाबे फेमस तो था, लेकिन उन्होंने कई सारी गलत ट्रिक्स यूज करी अपने अपने आप को इलेक्शंस में जिताने के लिए। उन्होंने क्या करा, पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट निकालेगा ना, तो वो इलीगल है और उसे उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। Over the years, his government changed the constitutions many times to increase the powers of the president. इनकी गवर्नमेंट ने क्या करा, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी ताकि जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी पावर बढ़ा सके। और उसके बाद इन्होंने इवन देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इन्होंने एक ऐसा लॉ भी इंप्लीमेंट कर दिया, एक ऐसा कानून बना दिया कि आप ना प्रेसिडेंट की पावर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। उसके बाद television and radios were controlled by the government and he gave the ruling party version. तो
प्रेसिडेंट मुगाबे थे, इन्होंने क्या करा, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करा अपने आप को जिताने के लिए। अनफेयर प्रैक्टिसेस आपने देख ही ली कि अपने आप को, पहले तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन को इलीगल बता दिया, पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल बता दिया, उसके बाद क्या करा इन्होंने कि जितनी भी वोटिंग थी, जो भी मतलब जिस तरह वो जीत रहे थे, वो तरीका ही एक तो उनका गलत था। उसके बाद उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अमेंड करके क्या करा, उसमें ये लिख दिया कि जो भी गवर्नमेंट है ना उसकी पावर्स एक्सटेंड कर दी, ठीक है। गवर्नमेंट को कोई भी क्वेश्चन, सॉरी प्रेसिडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट जो मन में आ रहा है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर्स है, जो भी गवर्नमेंट जनरल्स है, या फिर जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं या मीडिया वाले हैं, उन सबको उन्होंने कहा कि आप हमारे अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट सेट वेंट अगेंस्ट एंड इट प्रेशराइज्ड। तो ये जो गवर्नमेंट थी ना जिम्बाब्वे की, सॉरी मुगाबे की जो भी गवर्नमेंट थी, क्या हुआ, इन्होंने ना जितने भी जजमेंट्स आती थी उन सबको रॉन्ग फॉल्स बता दिया। उसके साथ साथ इन्होंने ना जजेस को भी प्रेशराइज करा, इन्होंने कहा जजेस को कि आप हमारे फेवर में कोई भी डिसीजन लोगे, आप हमारे अगेंस्ट में जाके नहीं लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती आ रही थी जिम्बाब्वे में, दैट वाज लिटरली रॉन्ग। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट थी ना, वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारे 4 फीचर्स हमें समझ आ गए। क्या है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, फर्स्ट पॉइंट है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। रूलर्स जो है वो लोग इलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी इलेक्टेड रूलर होता है ना वो मेजर डिसीजंस लेता है, ये चीज याद रखना। द मेजर डिसीजंस आर ओनली टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। उसके बाद इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन जो है ना वो चांस देता है कि रूलर्स या तो अपनी गलतियां सुधारे, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। डेमोक्रेसी हमें ऑप्शंस देती है, डेमोक्रेसी हमें चॉइसेस देती है। और अगर जो भी रूलर है या जो भी लीडर है या जो भी करंट पार्टी है वो अपनी गलतियां नहीं सुधारती, तो अगली साल या फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में हम उस पार्टी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये चॉइसेस सभी को अवेलेबल है, जो भी वोट दे रहा है, एवरी दैट पर्सन हैज द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लीडर, हैज द अचीवमेंट, हैज द एक्सेस टू दीज चॉइसेस। हर इंसान जो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, उन सबके पास ये चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। और यही चीज पता है गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि आप लिमिट में रहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यूरिडिक्शन में वर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता होगा कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस में वर्क करने की, और उस गवर्नमेंट को पता होगा कि अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा तो मुझे चेंज किया जा सकता है, तो ही वो गवर्नमेंट एक अच्छे वे में काम करेगी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डर रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर से वो डर चला जाए तो फिर गवर्नमेंट अच्छी तरह वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है वो इस डर को पैदा करती है, और इस वजह से गवर्नमेंट अच्छी तरह काम करती है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी बुरी क्यों है, ठीक है, बुरी भी नहीं, इसके अगेंस्ट क्या क्या बातें कही है लोगों ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडर्स कीप चेंजिंग विच लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लीडर्स बदलते रहते हैं, इस वजह से इंस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पावर प्ले एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना ये सिर्फ पावर प्ले का गेम बन के रह गया है, यहाँ पे कोई भी मोरालिटी वाली चीज नहीं है, अब बची ही नहीं है ऐसी चीज। मोरालिटी यानी कि लोगों को सीख देने वाली चीज, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन बन के रह गया डेमोक्रेसी। सो मेनी पीपल हैव कंसल्टेड इन डिसीजन मेकिंग दैट लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन। इसमें ये भी बात आती है कि जो डिसीजंस है वो लेट बनते हैं, इस वजह से पॉलिसीज लेट आती है बनकर। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उन्हें नहीं पता कि जो डिसीजन है वो अच्छा है लोगों के लिए या नहीं अच्छा है, क्योंकि वो लोगों को अच्छी तरह जानते नहीं है, तो इस वजह से उनके जो डिसीजंस है वो गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो करप्शन पे भी, उस डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब डेमोक्रेसी का एक फीचर है जिसकी इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होंगे तो उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ेगा, ठीक है।
उस इलेक्शन में जीतने के लिए लोग करप्शन पे उतर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कौन है डेमोक्रेसी का। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल जो है ना, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, फिर वो किसी भी चीज़ को वोट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टी को अगर वो वोट कर देंगे और वो पार्टी गलत निकली तो वो पूरी कंट्री के लिए एक हार्मफुल पार्टी साबित हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरली, अब हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना वो मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है सारी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इसने हमारी कंट्री में पॉवर्टी एंड करी है। और सिर्फ कंट्री में नहीं, कई सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के कई सारे कोनों में डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रूफ होकर आई है, ठीक है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट द पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो लोग हैं ना वो अपना डिसीजन खुद ले, ठीक है। अब लोग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी ये नहीं कह रही कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही होगा, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती है, और क्या पता हमने एक गलत पार्टी इलेक्ट कर ली, तो उस गलत पार्टी से या तो वो पार्टी अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधारे, डेमोक्रेसी उस पार्टी को वो चांस देती है कि वो गलतियां सुधारे। लेकिन अगर वो गलतियां नहीं सुधार पा रही, तो फिर हमारे पास राइट है कि हम उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे या फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में उस गवर्नमेंट को इतनी वोट्स ना दे, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स इट कैन सेट बैक big decisions and affect government's efficiency. These arguments show that the democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. तो इन आर्ग्यूमेंट से हमें एक चीज तो देखने को मिल गई कि जो डेमोक्रेसी है उसमें वो हमें सिर्फ ऑप्शंस देती है, ठीक है, बट एग्जीक्यूट हम लोगों को करना है। हम लोगों में इतनी अकल होनी चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो पार्टी है जिसे हमने इलेक्ट करा है, जो भी रूलर है, वो कैसा है, ठीक है। अगर हम बिना सोचे समझे वोट देंगे तो इससे हमारी कंट्री को ही हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी विल नो अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए क्यों अच्छी है। फर्स्ट पॉइंट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है ना वो एक काफी ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, ठीक है। कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट को आंसर देना होगा इस चीज का, ठीक है। अगर हम बात करें चाइना में, तो चाइना में क्या हुआ, माओ जेडोंग जब थे चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी के, तो इन्होंने एक पॉलिसी इम्पोज करी लोगों पर, और वो पॉलिसी कुछ फार्मिंग से रिलेटेड थी। तो उस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, चाइना में ना डिजास्टर्स फेमाइन आया, या डिजास्टर्स फेमाइन यानी कि महामारी आ गई एक। और महामारी क्या थी कि लोगों, उस महामारी की वजह से क्या हुआ, 3 करोड़ लोगों की जान गई, ठीक है। देर आर 3 करोड़ पीपल, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज नंबर। और इन सब लोगों की जान किस वजह से गई, सिर्फ एक फेमाइन के चक्कर में। अब उसके बाद जो भी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी। अब इस चीज से हमें क्या देखने को मिला कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना उसको पता था कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी नहीं थी, ना ही उस पर कोई ज्यूरिडिक्शन इम्पोज था कि आप एक लिमिट में डिसीजन लोगे, नहीं। उनके मन में आया, उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद ये रिजल्ट हुआ कि फेमाइन आ गई, तो लोगों के पास खाना नहीं है, खाने को फूड स्कार्सिटी हो गई वहाँ पे। तो इस वजह से उनकी एक गलती की वजह से 3 करोड़ लोगों की जान गई। लेकिन अगर बात करी जाए इंडिया में, तो इंडिया में उस चीज को देखकर गवर्नमेंट जो गवर्न कर रही थी उस समय, उन्होंने फूड स्कार्सिटी को लेकर ये एक चीज को ध्यान में रखा कि अगर हमारे देश में कभी भी फूड क्राइसिस की सिचुएशन आती है, तो वी आर प्रिपेयर्ड विद द बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे पास एक बफर स्टॉक अवेलेबल रहता है, ताकि जस्ट इन केस ऐसी सिचुएशन हमारे देश में आती है तो हम अपने आप को या फिर हमारे देश के लोगों को बचा सकते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री ने वहां से एक के लेसन लिया। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी की वजह से ना लोगों की जान बच सकती है, ठीक है। लोगों को एक्सेप्टेंस फील हो सकती है। अगर हम बात करें चाइना की, चाइना टू हैड मल्टीपल पार्टी इलेक्शंस ऑन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, वहाँ उसके लीडर को अगर डर होता कि हमारे अगेंस्ट में कोई पार्टी आ सकती है, तो वो शायद ये जो भी उन्होंने चीज इम्पोज करी वो सोच समझकर उस चीज को इम्पोज करते, ठीक है। लेकिन उनको पता था कि हमारे अगेंस्ट में कोई पार्टी नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने करा, और उसकी वजह से 3 करोड़ लोगों की जान गई, ठीक है। तो दैट इज वाई वी नीड डेमोक्रेसी, ताकि लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें चीज प्रोवाइड कर सके, और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम सोचे, ठीक है।
सेकेंड इज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी की वजह से जो भी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो अच्छी आती है। जब भी डेमोक्रेसी होती है उसमें कई सारे लोग बैठकर एक साथ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और जब नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। और जब कई सारे लोग आकर एक डिसीजन लेते हैं ना तो उसमें जो भी कमियां और फायदे होते हैं वो सब हमें दिखते हैं। नेक्स्ट इज there is an advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rash or responsible decisions. अगर मान लो कई सारे लोग बैठकर अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और इसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, लेकिन वो जो डिसीजन निकल कर आएगा ना, देयर आर हाई चांसेस कि वो डिसीजन आगे कभी भी फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर टाइम टेकिंग डिसीजन निकल कर आ रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो डिसीजन ठीक ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट से हम कैसे डील करें इन एनी सोसाइटी। अगर देखो हम लोगों को पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं और हर लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, हर लोगों को अपनी चॉइसेस है, अपनी पसंद है। और मान लो हमें अगर किसी की चॉइस पसंद नहीं आ रही तो देयर आर हाई चांसेस कि हम लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे, ठीक है। अगर मुझे किसी की चॉइस पसंद नहीं है और उसे मेरी चॉइस पसंद नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि मुझे उससे मेरा उसके साथ क्लैश हो जाए, उसका मेरे साथ क्लैश हो जाए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो होती है ना वो एक अच्छा मेथड प्रोवाइड करती है इन क्लैशेस से डील करने का। डेमोक्रेसी जो है वो हर लोग को, हर किसी को इक्वल राइट देती है, ठीक है। डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो भी जितने भी लोग हैं ना वो सारे, नो वन इज परमानेंट विनर एंड नो वन इज परमानेंट लूजर, ये चीज याद रखना। लोग सभी समान हैं। अगर किसी को वोट देनी है और अगर वो 18+ है तो वो वोट दे सकता है, नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से है, ठीक है। और अगर किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं तो वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकता है, नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से है, कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की वजह से जो भी डाइवर्स ग्रुप्स है वो यूनिफाइड होकर एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ ग्रेट मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है और कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो या तो आप कमियां को सुधारो या फिर हमारे पास राइट है कि हम आपकी गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लीड टुगेदर with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. और हमारी कंट्री में इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हर स्टेट का अपना नेशनल फूड है, नेशनल कल्चर है, अपना अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो ऐसी कंट्री को एक साथ रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? डेमोक्रेसी की, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है वो एक जो भी सिटीजन्स है ना उन्हें फील करवाती है जैसे उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। क्यों? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पहले ही कहती है कि जो लोग हैं ना वो समान है, ठीक है, लोगों के पास समान अधिकार है। और द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। जो गरीब लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनके पास भी वही स्टेटस है या वही वोटिंग राइट है जो कि एक पढ़े लिखे के पास और एक एजुकेटेड के पास है, ठीक है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। लोगों को रूलर्स की बात मानने की जरूरत नहीं है, मतलब मानने की जरूरत है लेकिन उनसे दबने की जरूरत नहीं है। इवन लोग ही है जो रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी लोगों को फील करवाता है कि आपके पास आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। देन इवन व्हेन दे मेक दिस मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और मान लो कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो लोगों को उस समय रियलाइज हो जाता है कि शायद हमने ही गलत गवर्नमेंट चुनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होते हैं ना तो वो सोच समझकर एक लीडर चूज करते हैं। तो दिस मेक्स देम रियलाइज कि उनकी डिग्निटी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें हमारी गलती सुधारने का मौका देती है। जैसे देर इज नो गारंटी दैट द मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी। कोई गारंटी तो है नहीं कि डेमोक्रेसी में कोई गलतियां नहीं होगी, गलतियां हर जगह हो सकती हैं। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन एक फायदा ये है कि जो ये गलतियां हैं ना ये छुपी नहीं रह सकती डेमोक्रेसी में ज्यादा समय के लिए। देर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस एंड these mistakes and there is a room for correction। यहाँ पे अगर मान लो किसी गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई तो फिर उस गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है, ठीक है। इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, या तो रूलर अपने डिसीजंस को बदले, ठीक है, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर हम लोग रूलर्स को बदल सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो भी रूलर्स होता है ना उनकी पावर्स को लिमिट करता है। वो डेमोक्रेसी उनको कहता है कि जो आप काम कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करो, आपका जो दायरा है उसी में रहो, ठीक है। उसके बाहर अगर आप जाओगे तो आपको बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ये तो हम लोगों को पता ही है कि ये डेमोक्रेसी हमें सब कुछ तो नहीं दे सकती, ना ही ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन ये किसी और ऑल्टरनेटिव से तो बेटर है, मोनार्की से बेटर है, डिक्टेटरशिप से भी बेटर है, ठीक है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजंस, इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। ये लोगों को समान अधिकार फील करवाती है और उसके बाद कई ग्रुप्स के लोगों को ना एक साथ रखने में भी मदद करवाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के अंदर एक ऐसी भावना लाती है कि आपको भी आपके पास भी अधिकार है और आपकी भी इज्जत है, ठीक है। Even when it fails to do of some of these things, it allows a way of correcting its own mistakes and offer more dignity to all citizens. और मान लो कहीं पे कोई गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाए, गलत कर दे, तो लोगों को एहसास दिलवाती है कि शायद हम लोगों ने गलत लीडर सिलेक्ट करे हैं, ताकि और इससे पता है जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके मन में ऐसी फीलिंग आती है एज इफ दे हैव द पावर, ठीक है। और होती भी है, डेमोक्रेसी की वजह से लोगों के पास पावर आ जाती है एक लीडर इलेक्ट करने की और अपनी कंट्री को चलाने की। उसके बाद दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए डेमोक्रेसी को ना हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। अभी तक के लिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल नो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, ऑल द पीपल्स डू नॉट रूल, अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। अब मान लो जो डेमोक्रेसी है, इसे आई विल टेल यू, ब्रॉडर मीनिंग पढ़ेंगे हम डेमोक्रेसी का। जो डेमोक्रेसी है उसमें हमारे पास राइट होता है टू इलेक्ट द लीडर। किसके पास राइट है? ये सिटीजन्स के पास, ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकेंड थिंग इज दैट मेजर डिसीजंस कौन ले रहा है? हमारी इलेक्टेड पार्टी। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये चीज आप याद रखना। ये फीचर भी है और ये इसका डेमोक्रेसी का मीनिंग भी है, इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। एंड विल गो बैक। Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible to make them sit together and take a collective decisions. अब देखो, डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कई सारे लोग एक साथ बैठकर लेते हैं। अब कई सारे लोगों का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा देश एक साथ बैठकर डिसीजन लेगा। पूरा देश मिलकर, पूरा नेशन मिलकर कुछ रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ इलेक्ट करेगा, ठीक है। लोकसभा में जो लोग रहते हैं उन्हें इलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो लोग होंगे, क्या राज्यसभा में जो लोग होते हैं, लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होती है, ठीक है। तो लोकसभा के लोग जो हैं वो फिर कोई भी डिसीजंस लेने में मदद करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिसीजन लेने के लिए हम लोग पहले एक लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो लीडर किसी और को इलेक्ट कर रहा है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन निकल कर आ रहा है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो डिसीजन कौन ले रहा है? हम ही लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सारे लोग मिलकर नहीं ले सकते? क्योंकि इट इज फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा कंट्री बैठ के डिसीजन ले। इसीलिए हम धीरे धीरे करके लोगों को इलेक्ट करते हुए जाते हैं और फिर एक फाइनल लीडर निकल कर आता है जो कि हमारे लिए डिसीजन लेता है। उसके बाद डेमोक्रेसी आर डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। जो डेमोक्रेसी है ना वो हर उन लोगों के लिए ज़रूरी है, सॉरी, डेमोक्रेसी का डिसीजन हर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि उस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो मान लो अगर कोई रूम है वहां पे बैठकर चार लोग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वही चार लोग शामिल नहीं है बल्कि उस डिसीजन के लिए ना पूरा देश शामिल है, ठीक है। जिस जिस लोगों को उस डिसीजन से फर्क पड़ रहा है हर वो इंसान उस डिसीजन में शामिल है। उसके बाद दोज हु आर पावरफुल एंड दोज हु आर नॉट पावरफुल हैज इक्वल राइट्स, ठीक है। पावरफुल वाले के पास भी वही समान अधिकार है और जिसके पास पावर नहीं है उसके पास भी वही अधिकार है, ठीक है। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट, फैमिली, स्कूल और एनीथिंग। आप कहीं भी जाकर देख सकते हो
कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है ना वो हर स्फेयर में हम अप्लाई कर सकते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो हर स्पेयर में हमारे साथ काम आता है। मान लो अगर एक क्लास है, ठीक है, उसमें कोई भी मॉनिटर आप लोगों ने अपॉइंट करा, तो जो मॉनिटर है ना उसे ट्रू रहना पड़ेगा अपनी जॉब के प्रति, ठीक है। जो भी मॉनिटर है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी फ्रेंड का नाम ना लिखे और सामने वाले स्टूडेंट का नाम लिख दे। नो, यू हैव टू बी लॉयल टुवर्ड्स योर जॉब, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ डेमोक्रेसी हमें सिखाती है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ये चीज़ है कि अगर असलियत में डेमोक्रेसी हम तभी अचीव कर पाएंगे जब रात में अगर कोई सोने जा रहा है तो वो भूखा पेट ना जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री में पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर है, एंड अगर हम लायक है पॉवर्टी रिमूव करने की, और अगर हम पॉवर्टी रिमूव कर दे, ओनली देन वी कैन से कि हमने डेमोक्रेसी अचीव करी है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर इंसान का एक इक्वल रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। हर इंसान एक डिसीजन ले रहा है। फॉर यू यू डोंट नीड टू जस्ट you don't need just an equal right to vote. Every citizens need to have an equal information, basic education and equal resources of a lot and a lot of communication. डेमोक्रेसी क्या होता है ना, डेमोक्रेसी का एम है कि लोगों के पास बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड अचीव कर पाए लोग, ठीक है। बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जैसे इक्वल इन्फॉर्मेशन हो लोगों के पास, सबको पता हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन हो लोगों के पास, सभी के पास, ठीक है। इक्वल रिसोर्स हो कि जो भी पानी है वो सबके पास हो, ठीक है। खाना सबके पास हो, एटलीस्ट फॉर द लीस्ट चाहिए, कम से कम ये तो होना चाहिए। उसके बाद लॉट ऑफ कमिटमेंट कि जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ कमिटेड हो, ठीक है, उसके हित में काम करे। ओनली देन वी कैन से कि हमने डेमोक्रेसी अचीव कर ली। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द प्रिंसिपल ऑफ द consultation on an equal basis is accepted. The most common form of government of democracy in today's world is rule through people's elected representative. Government डेमोक्रेसी की एक ट्रू सोल हमारे सामने तब आती है जब हम लोग जाके खुद लीडर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर टेकिंग डिसीजन डायरेक्टली। दिस इज हाउ ग्राम सभा इन्वॉल्व। डेमोक्रेसी जो है इसमें एजुकेटेड लोग हो या अनएजुकेटेड लोग हो या फिर रिच हो पुअर हो, डजेंट मैटर क्या कास्ट है या फिर क्या रिलीजन है, ठीक है, या फिर क्या कलर है, ठीक है, कुछ भी सीन हो, डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपके पास राइट है और आपके पास डिग्निटी है। डिग्निटी इन द सेंस सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप लोग जब चाहे गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है ना, तो आपको उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पीपल। एंड दिस इज, अगर हम ये काम कर रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे फिर क्या फायदा एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो वी मस्ट क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट फॉर एनी डिसीजंस दे आर टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज दैट द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग दिस कैन नॉट बी अचीव्ड once and for all. This requires a constant efforts to solve and strengthen democracy forms of decision making. What we do as citizens can make difference to making our country more or less democratic. हम जो काम करते हैं ना उससे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक ज़्यादा भी बन सकती है और कम भी बन सकती है। This is the strength and the weakness of the democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as a citizens do. डेमोक्रेसी तभी एक अच्छी तरह वर्क करेगी जब हम भी ध्यान रखेंगे उस चीज़ का, ठीक है। मान लो हमने लीडर सिलेक्ट कर दिए, अब सिर्फ ये लीडर्स के हाथ में नहीं है कि वो ही काम करेंगे, नहीं। वी ऑल्सो हैव टू बी सिंसियर इनफ, वी ऑल्सो हैव टू बी विजिलेंट इनफ। हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ठीक है। अगर हम ही
ऐसे होश में नहीं रहेंगे या फिर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। अगर हमने डेमोक्रेसी अचीव करी है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो वी मस्ट बी विजिलेंट इनफ नो दैट व्हाट इज़ गोइंग इन आवर कंट्री। और अगर हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तो वी डोंट नो कि कब एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटर में बदल जाए। ठीक है, तो वी मस्ट क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट एंड वी मस्ट लुक आफ्टर व्हाट इज गोइंग इन आवर कंट्री। हमें देखना चाहिए कि हमारी कंट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो दिस इज़ आवर चैप्टर। आई होप कि आपको ये बेसिक डाउट्स क्लियर होंगे एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।